आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हम स्टूडियो में हैं और हमारे साथ डॉक्टर सुरेश खैरनार है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, चिंतक है, लेखक है और आए दिन देश में जो घट रहा है उस पर बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं। आज मुख्यतः 3 विषय है। एक तो यूपी और उसके साथ बाकी राज्यों के चुनाव। यूपी इसलिए कि यूपी देश के पॉलिटिक्स को एक अलग रास्ता दिखाता है। दूसरे विषय होगा कि जो यूक्रेन और रशिया में वाद चल रहा है और हमारे विद्यार्थी वहाँ फंसे हैं और उस हालत में भी जो असंवेदनशीलता दिखा रही है सरकार और विशेषतः हमारे प्राइम मिनिस्टर, उस पर भी चर्चा होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। विषय बहुत कॉमन है, सारी चैनल्स पर यूपी के इलेक्शन के बारे में चर्चाएं चल रही है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको अलग तरीके से देखते हैं। हम खुद भी अभी महीना भर 20 दिन का दौरा यूपी से करके आए हैं और सारी चीज़ों को हमने खुद से जाना है और आप तो उस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आपका आना जाना है। आपको क्या लगता है, इस बार यूपी, पंजाब, मणिपुर में भी वोट डाले गए हैं और तमाम राज्यों में जो इलेक्शन है, एक राम मंदिर का मुद्दा उठा था, अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, तब अटल जी थे और वो राम मंदिर आज उसके शिलान्यास से लेकर यहाँ तक पहुँचा है। इस मुद्दे का और यूपी चुनाव में इस साल कोई उस पर फर्क पड़ने वाला है? मेरे ख्याल से पिछले 25-30 साल से सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द में राजनीति करने में जो कुछ हद तक कामयाबी मिली थी बोल रहा हूँ मैं, वो अब इस चुनाव से उसकी बदलने की शुरुआत मुझे दिख रही है। अगर वो जो मशीनें हैं जिनके बारे में हमेशा ही चर्चा चलती रहती है, विवाद में है ईवीएम, और मुझे बंगलोर में कोई एक्सपर्ट्स मिले भी थे 2019 के चुनाव के ही दौरान, देवेगौड़ा जी के समय में मैं उनके साथ में था, कोई डेमो भी दिखाया मुझे, वो कैसा कमल को ही चला जाता वगैरह। तो ये वाला अगर मामला बेईमानी वाला अगर नहीं होता है, जिस राम के नाम की कसम खा के वो अपना सुबह की शुरुआत करते हैं सोने तक, तो उस राम का एक मैसेज सत्य वचनी एक वचनी राम ऐसा भी है। तो अगर ये बेईमानी वाली बातें अगर वो नहीं करेंगे और ईमानदारी से अगर चुनाव होता है, क्योंकि अभी मतदाता सूची में अब आप भी होकर आ रहे हैं जी, आप तो कई लोगों से डायरेक्ट साक्षात बात भी की होंगे जी, और कुछ लोगों ने तकरार भी की होगी कि हमारी पूरी फैमिली का भी वोट 40 लोगों के नाम, हमारे इतने लोगों के नाम नहीं। कुछ लोगों को तो कहा गया कि आपके वोट हो गया, डल चुके हैं। तो ये जो है, जिसको माल प्रैक्टिस बोलते हैं अंग्रेजी में, ये नहीं की गई। ईमानदारी से सचमुच चुनाव हुए तो पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो या मणिपुर हो या गोवा हो, मैं गोवा में दिसंबर के फर्स्ट वीक तक था, तो इसलिए गोवा का मूड भी मैं देख के आ रहा हूँ। देखिए, लोगों को रोजमर्रा का सवाल पापी पेट का है। हाँ, उसको राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर और क्या क्या नामों के ऊपर आप कितना भड़कलाओगे। आज भी इस देश की आबादी आधी से भी ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे, तो वो आस्था के नाम पर, राम के नाम पर एक बार 2 बार, लेकिन उसको जो रोज़ खाना पड़ रहा है, रोज़ खरीदना पड़ रहा है। अभी आपके स्टूडियो आने तक का पेट्रोल भी अगर मैं काउंट कर लूँ तो ये कम से कम कितने रुपए का हो जाएगा। तो इस ढंग से ये सब चीज़ों का आम आदमी के जीवन के साथ का जो रोज़ का संबंध है, वो किसी मंदिर से या मस्जिद से या किसी इससे हल होने वाला नहीं। ये आम आदमी को भी अब समझ में आने लगा है। बिल्कुल। और इनकी जो राजनीति है, जो आज वर्तमान सत्ता में यूपी में भी और दिल्ली में भी बैठे हैं, इनकी राजनीति आस्था का सवाल, आस्था का है, कानून का नहीं मुद्दा छोड़कर और कुछ भी नहीं है। आम आदमी के जीवन में रिलीफ देने वाली ऐसी कोई भी एक बात वो छाती पे हाथ रख के बोल दे। पुरानी योजनाएं हैं, जनधन से लेके क्या क्या नाम की, उन्हीं को नया नाम दे देकर अपने आकाओं के और उनको लॉन्च करने का काम खाली करते रहते हैं। लेकिन सिलेंडर की ही कथा देख लीजिए, सिलेंडर लोग कैसे किन किन कामों में यूज़ कर रहे हैं आज, जिनको तथाकथित फ़ोटो वोटो दे दे के जो दिखावा किया गया,
तो हम इस मुद्दे पे थे कि ये सब जो है राम मंदिर मुद्दा, और आप जो कह रहे थे एक नारा लगा, वो नारा ऐसा लगा कि जिन्होंने राम को लाया है हम उनको सरकार में लाएंगे। अब राम ये युग पुरुष है, जो भी है, इस तरह का नारा लगाना क्या राम के नाम को कम आंकना है या उनके नाम को भुनाना है? क्या चीज़ क्या है? ये 100% राम के नाम की इर्द गिर्द में राजनीति चल रही है। उल्टा मुझे इनके ही एक आका ने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े हैं वो, वर्तमान आका बैठे उन्हीं के गुरु है। कभी मुझे खाने पे बुलाए थे और उन्होंने मुझे कहा हमें कोई जल्दी नहीं है, उल्टा ये जितना लंबा चले उतना अच्छा है, क्योंकि इश्यू चला जाएगा तो हमारे पास दूसरा है क्या। देखिए, इस दल की आर्थिक नीति ऐसी कुछ भी नहीं है, ये मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक है। इस दल की ऐसी कोई फितरत नहीं है कि जिन्होंने जन मुद्दों को लेकर कोई रास्ते पे उतर के आंदोलन किया होगा, दलितों को लेकर, आदिवासियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, कल महिला दिवस है। इन सब चीज़ों को देखकर अगर इनका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड या प्रगति पुस्तक जिसको हम बोलते हैं क्या है, तो इसलिए इन्होंने राम एक भावना वाला, लोगों के आस्था को छूने वाली बात छोड़ दो, तो इन्होंने इनकी पूरी जो 1980 में इनकी पार्टी की पुनर्स्थापना हुई, पहले तो जनसंघ नाम की पार्टी थी 50 में, और 77 में वो विसर्जित होके जनता पार्टी नाम से बनी। फिर वो बीच का 3 साल का कार्यकाल छोड़ दो तो 80 से दोबारा इसने नया चोगा पहनकर, जिसका नाम बन गया भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का दर्शन अगर आप देखोगे, पॉलिटिकल जिसको दस्तावेज बोलते, लक्ष्य बोलते, उसमें इनका समाजवाद से 36 का आंकड़ा है, सेकुलरिज्म से 36 का आंकड़ा है, रिजर्वेशन के बारे में दिख ही रहा है, वर्तमान डिबेट ही काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। यानी ऐसी कौन सी बात ये लोग आम आदमी के, जो 80-85% आबादी में इस देश के हैं, डॉक्टर लोहिया 100 में पावे पिछड़ा 60 बोलते थे, वो तो 85 है। मैं कहता हूँ चलो 60 ही सही है, कितना दे रहे। तो इन सब फ्रंट के ऊपर इनका खुद का मामला जो है वो जगजाहिर है। और ऊपर से जो सरकारी उद्यमों को औने पौने दामों में, आज मुझे रात में ट्रेन में बैठना है, 3rd AC है, और नागपुर से कलकत्ता 1100 किलोमीटर के लिए मैं कम से कम 3,500 रुपये से ज़्यादा पैसे पे करके जा रहा हूँ, और मैं 70 साल की उम्र का हूँ। सीनियर सिटीजन गया, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं रहा, और पुणे से वो निकल रही गाड़ी नागपुर बीच में है, और उसके आधा सफ़र है। पुणे से जितना टिकट पड़ रहा उतना ही टिकट मुझे नागपुर से भी ले रहे हैं, और तत्काल नहीं है, मैं नॉर्मल टिकट की बात कर रहा हूँ। तो ये एक उदाहरण के तौर पे मैं अपना आज का ताज़ा अनुभव, जेब में मेरी टिकट है, मैं ताज़ा अनुभव बता दे रहा हूँ। तो इस ढंग से आए दिन के लोगों के साथ के जो संबंध वाले मुद्दे हैं, इसके बारे में अगर देखा जाए तो लोगों से पैसे निकालने के कितने कितने फंडे इन्होंने हर बात के पीछे लगा दिए। अगर आपके आने वाले हर वस्तु के पीछे के राज अगर आप देखने जाएंगे खोल खोल के, आपका घर आने वाला बिजली का बिल का भी अगर आप पूरा ग्राफ देखोगे, या कुछ भी रसीद अगर आप गौर से देखोगे, वो बहुत बारीक आती है। उसको अगर आप थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखो तो कितने पैसे काटने के तरीके इन्होंने ढूंढ निकालने के, लोगों के दे के आ रहे लोगों को। विश्व का सबसे कम ब्याज देने वाला मुल्क बन गए। मैं अभी बैंक से आ रहा हूँ, इतना ब्याज नीचे लाने वाला शायद दुनिया का कुछ ही मुल्क का नहीं है। तो आम आदमी जाए तो कहाँ जाए। तो इसलिए आर्थिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर, कृषि विषयक बात तो कुछ महीनों की है, कोई ज़्यादा पुराना मामला नहीं है। दिसंबर के ही आसपास में आश्वासन दिया ना, नवंबर दिसंबर में, कि हम तो किसानी से लेके, खेती से लेके, मजदूरी से लेके, हर तरह की बातों के फ्रंट के ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए इस दल का, तो वो बहुत ही पैथेटिक है। जिस राज्य का मॉडल ये बोलते रहते हैं, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, हाँ, गुजरात मॉडल 20 साल पहले का एक दंगे वाला जो अपन ने पिछली चर्चा में उल्लेख किया था, वो जरूर है। लेकिन गुजरात का विकास वाला बात अगर आप देखेंगे, कुपोषण वाली अगर बात देखेंगे, दलितों के ऊपर अत्याचार होने वाली बात अगर देखोगे, बलात्कार या महिलाओं के अत्याचारों की अगर बात देखोगे,
किसानों की समस्याओं के अगर बारे में बात देखोगे, बिहार से भी नीचे है। जिन राज्यों को बीमारू राज्य बोला जाता है उनसे इनका रिकॉर्ड नीचे है। मैं WHO के हवाले से बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से मतदाताओं के सामने खाली राम, और वो भी कौन से, भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीबी भी है। उत्तर प्रदेश का आदमी, आज जहाँ जा रहा हूँ मैं कलकत्ता, वहाँ भी बहुत सारा है। उत्तर प्रदेश का आदमी हमारे नागपुर में भी, यहाँ आपके स्टूडियो से बाहर निकलो तो मिल जाए, खोमचे वाले से लेके पान वाले तक पूरा मिल जाएगा। बम्बई तो पूरा भैयों से भरा हुआ है। क्यों भाई? 20-22 करोड़ आबादी का एक राज्य, एक मुल्क देश के जैसा है, और वो अपने खुद के इतने सालों में रोजगार नहीं दे सका है। और पिछली सरकारें, आप कब तक बोलते रहोगे पिछली सरकारें? आपको आखिर कितने दिन हो गए? आप बोल रहे कि हमको 25 साल दो, यानी आपने पहले 5 साल मांगे, फिर आपने 10 साल मांगे, फिर आपने, और आप बोल रहे कि हमको आप। तो ये जो लोगों को इस ढंग से भड़कलाने की, बहकाने की, दुनिया के किसी भी मुल्क में शायद इस ढंग के राजनेता नहीं होंगे जो इस ढंग से लोगों को झांसा मारते रहते होंगे। बनारस की बात करते हैं। बनारस में हम रुके। जब हम बनारस में थे तब देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वही थे, जबकि यूक्रेन में एक बड़ा युद्ध चल रहा है। करीबन हमारे 18 से 20 हज़ार, ये संख्या बढ़ भी सकती है पर कम नहीं हो सकती। लगभग इतनी संख्या से हमारे नागरिक, हमारे स्टूडेंट वहाँ फंसे थे, और हमने देखा कि बनारस में हमारे पीएम डमरू बजा रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा कि उन्होंने रोड शो किया, तमाम प्रकार के भगवानों को उसका मॉडल बनाकर, चाहे वो शंकर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, उनके साथ झांकियाँ निकालकर इस तरह का पूरा हिंदुत्ववादी बनारस को करने की कोशिश वो कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ हमारे 20 हज़ार से ज़्यादा विद्यार्थी फंसे हुए हैं और ये कहते हैं कि हम बहुत गंभीर है, हम वहाँ से उनको ला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ का जो चित्र था, ये नाच रहे थे, डमरू बजा रहे थे। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि ये खुद बोल चुके हैं कि ये पिछली सरकार की करतूत है। मैंने नरेंद्र उवास नाम से एक लेख भी लिखा है। मैंने साफ साफ लिखा कि नरेंद्र मोदी जी कुछ तो शर्म करो, क्योंकि ये बच्चे आज अगर 25 से 30 साल के हैं तो ये आप 8 साल पहले जब सत्ता में आए उस समय ये 16 या 15 साल के रहे होंगे, यानी मैट्रिक के आसपास के रहे होंगे 100%। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक सिंपल हिसाब, जो भी श्रोता, जो भी प्रेक्षकगण देख रहे होंगे उनके लिए भी मैं सोचने के लिए बात कहता हूँ कि 2014 में 12वीं में पास किया हुआ लड़का लड़की यूक्रेन, खाली यूक्रेन नहीं, लगभग मैं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से बोल रहा हूँ, आज की तारीख में हमारे देश के कम से कम 12 से 15 लाख बच्चे बच्चियाँ एजुकेशन के लिए बाहर है, और पाकिस्तान में तक है, नेपाल में तक है, कुछ आइलैंड्स है उसमें भी है। यूक्रेन तो 20,000 का आंकड़ा है, रशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ तो बहुत ज्यादा है। अमेरिका में तो 2.25 लाख की जनसंख्या से ऊपर है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में वो 3 लाख के आसपास पहुंच जा रहे हैं। तो ये सब कुल मिला के आंकड़ा, अगर आप गवर्नमेंट का बोल रहा हूँ मैं, सभी आंकड़े गवर्नमेंट के पास होंगे ऐसे भी नहीं, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि हमारे आंकड़ों पे भरोसा मत रखो, मेरा आंकड़ों पे भरोसा नहीं। तो मैं गवर्नमेंट के ही के मुरलीधरन नाम के जो विदेश राज्य मंत्री, उनके आंकड़े में बता दे रहा हूँ कि वो 11 से 12 लाख के आसपास के विद्यार्थियों के आंकड़े विभिन्न प्रदेशों के, उनकी वेबसाइट में भी आप ढूंढ सकते हैं, कोई उसमें लुका छिपी की बात नहीं। तो यूक्रेन जैसे मुल्क में अपने बच्चे गए होंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन मेरे घर में पानी नल लगाने के लिए एक प्लम्बर आया, लेकिन उसका बैग लेके आया हुआ लड़का बहुत ही वेल ड्रेस था, डेनिम की जीन्स थी, जूते ही 2-3-5 हज़ार के होंगे। तो मैंने कहा प्लम्बर साहब, ये बच्चा तो आपका, मेरा बेटा है। तो मैंने कहा इसका, तो बोले सर ये मेडिकल कॉलेज में है चीन में, अभी छुट्टी में आया हुआ है। तो मैंने जैसे ही देखा डॉक्टर सुरेश खैरनार, तो मैंने सोचा एक डॉक्टर के घर जाने का मौका मिल रहा है तो उसको भी साथ में ले लिया हूँ।
एक प्लम्बर का लड़का, मैंने कहा बेटा क्यों तुम भारत में, तुमको यहाँ तो खुद ही नागपुर में 3 या 4 मेडिकल कॉलेज है। सर बोले यहाँ के खर्चे के आधे से भी कम खर्चे में मैं वहाँ डॉक्टर बन के आ सकता हूँ। और ऐसा मैं अकेला नहीं, हम हजारों बच्चे हैं, नागपुर के ही दर्जनों बच्चे हैं, इसलिए हमारा तो अपना कोई ऐसा लगता ही नहीं कि हम कहीं विदेश में हैं। एक मिनी भारत जैसा हमारे आसपास में है वहाँ पर। बोले लानत है, आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी हमारे देश के बच्चों को इस ढंग से अगर जाना पड़े, और जिस ढंग से टुकड़े टुकड़े गैंग बोल बोल के बदनाम किया बच्चों को, वो क्या मांग थी? यूजीसी के माध्यम से जो फीस इन्होंने आकाश को छूने तक बना दी थी कई गुना, तो जिस फीस में दलित, आदिवासी, गरीब, ओबीसी, पिछड़ा पढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उच्च शिक्षा जिसको MBBS बोलते, जिसको इंजीनियरिंग बोलते, जिसको MBA बोलते, इस ढंग की जो विशेष परीक्षाएं हैं जिनमें थोड़ा पैसा भी लगता है, करियर भी बनती है और आगे जाने की संभावना भी ज़्यादा रहती, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्यून, क्लर्क, उससे ज़्यादा ऊपर चपरासी। और इस ढंग से एक पर्टिकुलर क्लास, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बार बार बोलते थे कि 2.5 से 3% परिवार इस देश के राज करने वाले असली, कौन? IAS, IPS, ICS, उस ज़माने में ICS बोला जाता था। ये पर्टिकुलर सरनेम की फैमिलीज है। आप अगर गौर से देखोगे ये पूरा कैडर का, ये आज से 50 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। आज भी कोई चित्र बहुत अलग से बदला नहीं है। तो इसलिए आम आदमी के लिए उच्च शिक्षा का दरवाजा एक तरह से बंद कर दे रहे हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, प्राइवेट सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट्स को, नोएडा से लेके, मुंबई से लेके, पुणे से लेके, नागपुर में भी सुन रहा हूँ मैं, अशोका यूनिवर्सिटी, फलाना, सारी डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ गई है, उसकी फीस इतनी बड़ी है तो हम सोच नहीं सकते। एक आम आदमी सोच नहीं सकता, आम किसान सोच नहीं सकता, आम मजदूर सोच नहीं सकता। तो आप एक ऐसा क्लास, ऑलरेडी इस देश में एक क्लास आपके आने के बाद से बेतहाशा बढ़ते जा रहा है। दुनिया के सबसे ज़्यादा करोड़पति या अरबपति या कौन से पति इस देश की जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज़्यादा, और वो भी कोरोना के काल में फले फूले। ये हमारा देश का अगर विकास का मानक है तो मैं इसको विकास नहीं मानता हूँ, ये विनाश है। जब तक हमारे देश की 135 करोड़ आबादी में से ये 1 करोड़ कुल मिला के बाजू रख दो, बाकी बचे हुए 134 या 133-35 करोड़ जो लोग हैं, उनका क्या? और उनके हिसाब से इस सरकार की ऐसी कोई आम आदमी के बच्चों के लिए, यूक्रेन वाली बात, देश प्रेम या देशभक्ति या देश बोलते थकते नहीं है। 3-4 महीने पहले से यूक्रेन और रशिया का तनातनी दिख रही थी पूरे विश्व को। बिल्कुल, विश्व के काफ़ी मुल्कों ने अपने लोगों को निकालने का ऐलान बहुत पहले से कर लिया, निकाल भी लिया। यही एक मुल्क है जिसके 20,000 के आसपास बच्चे अटके हुए, जिनके फोटो भी आ रहे हैं, दुनिया भर के वीडियोस, दुनिया भर के कॉल्स क्या क्या आ रहे हैं, और कैसे बदहाली में वो रखे हुए हैं, बाथरूम से लेके खाने पीने से लेके हर तरह की बात का। मैं कहता हूँ कि भारत सरकार को चुल्लू पर पानी में डूब के मरना। मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री के जो प्रवक्ता है उनको देखा, वो कह रहे थे कि लगभग सारे हमारे नागरिक, सारे हमारे विद्यार्थी हमने यूक्रेन से निकाल लिए हैं, लेकिन फिर भी हमें वीडियो आ रहे हैं, शायद आपको भी आ रहे होंगे, हमारे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि अनेक जगह पर अभी भी विद्यार्थी फंसे हैं। क्या फॉरेन मिनिस्ट्री झूठ बोल रही है, लीपापोती कर रही है? क्योंकि ये कहना, फॉरेन मिनिस्ट्री भी झूठ बोल रही है, और इनके जो ट्रोल्स है, हाँ, भाड़े के टट्टू, सैफरन आर्मी जिसको मैं बोलता हूँ, सैफरन डिजिटल आर्मी, वो भी जिस ढंग से इन सब बातों को मॉर्फिंग कर करके जो दे रही है, और कुछ ऐसे बच्चे खड़े कर दे रही है कि जो एकदम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और क्या क्या दुनिया भर का भगवान के तौर पे दिखा के, क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है? मनमोहन सिंह के समय में 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट नागरिक लाने के अफगानिस्तान से लेके दुनिया भर के, कोई ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं, लेकिन इनका हर बात का ये जो इवेंट कर करके जो तमाशा करते, जैसा आपने बनारस का बताया कि ये डमरू क्या बजा रहे हैं, ये दुनिया भर के उनकी शोभा यात्रा क्या निकाल रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं, यानी इतना नौटंकीबाज राजनेता शायद आज की तारीख में दुनिया का, जिस यूक्रेन की आप बात कर रहे हैं वो कभी सर्कस में जोकर था। बिल्कुल, लेकिन वो जिस ढंग से अपने देश का जो भी कुछ वो मतलब हिम्मत से डटा हुआ है, ये तो मतलब इनका पेशा कभी वो तो रहा नहीं।
लेकिन अब लगने लगा कि ये क्या यूक्रेन वाले राष्ट्रपति इनके आंग में आ गए क्या, क्योंकि इनके हर बात में जिस ढंग से नौटंकी या नाटक या जोकरपन दिखता है, ये प्रधानमंत्री के पद 135 करोड़ आबादी के देश के लिए शोभा नहीं देता है। 20,000 बच्चों को ढाल बना बना के यूक्रेन की सेना इस्तेमाल कर रही है रशिया के खिलाफ। और रशिया व्लादिमीर पुतिन भले ही इनको कह रहा होगा कि हम आपके बच्चों को, हाउ इट पॉसिबल, लड़ाई में जब आपका कोई बम आप चलेगा, कोई मिसाइल चलेगी, और अब तो न्यूक्लियर वार के डर चल रहा है। अभी ये 1-2 दिनों से तो पूरा फोकस न्यूक्लियर वार की तरफ जाने की संभावना दिख रही है। तो इसमें कौन किसको बचाने की कोई बात है? सबसे बड़ा इस वर्तमान सरकार का अगर बेशर्मी वाली अगर कोई बात है तो हमारे बच्चे कुछ 1,000-2,000 बच्चे अगर टोकन छोड़ दो, क्योंकि ये क्या 2 फ्लाइट निकल सकी, बाकी तो अटक पड़े, और उसमें भी टिकट इंडियन एयरलाइन जैसी सरकारी एयरलाइन जो कभी कही जाती थी, क्योंकि अभी तो प्राइवेट को हो गई, क्योंकि टाटा उसके मालिक बन गए, 25,000 का टिकट अभी 75,000 में, 3-4 गुना टिकट बढ़ा के, यानी उसमें भी आप बच्चों से लूट रहे हो। मेरा कहना है आज आवाज़ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार का नैतिक दायित्व इनको फ्री में लेके आने का। बिल्कुल, इनका वहाँ पे रहने खाने का खर्चा अभी जो भी कुछ चल रहा होगा उससे लेके भारत में लाने तक का सुरक्षित रूप से उनके घरों तक पहुँचाने का नैतिक दायित्व वर्तमान सरकार का है। 60-60, 70-70 हज़ार से 1 लाख के आसपास तक पैसे आप उनसे वसूल कर रहे हो, जो कभी 20-22-25 हज़ार में यहाँ से आते जाते गए हैं। तो ये लानत है। ऐसी सरकार को देशभक्ति के नाम पर दूसरों को देशद्रोही और क्या क्या बोलना, ये देशद्रोह का ब्लंट ऐसा उदाहरण है, ऐसा घिनौना उदाहरण है। हमारे 25-30 साल के आने वाले नागरिक, उसमें कोई इंजीनियरिंग के लिए गया है, कोई मेडिकल के लिए गया है, कोई अलग अलग शिक्षाओं के लिए गए हुए बच्चे हैं, और 2 तो मारे गए अभी तक। मैं आज उस बहाने उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा। आम घरों के बच्चे हैं, खास घरों के नहीं है। जिन आम घरों को लोगों को आपने यहाँ की फीस ऐसी बढ़ा दी जो पुसा नहीं रही तो बाहर भेज दे रहे, ये भी एक बहुत बड़ी लानत है, क्योंकि ये करने के कारण ही उनको यूक्रेन जैसे और दुनिया भर के असुरक्षित मुल्कों में जाके पढ़ना पड़ रहा है। बगल के पाकिस्तान में तक है 250-300 बच्चे हैं। तो इस ढंग से हमारे देश के तरफ से बच्चों का विदेशों में पढ़ने का आंकड़ा देखकर मैं खुद हैरान हूँ। और यूक्रेन का वर्तमान संकट में जिस ढंग से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 2 बच्चे मरे भी, और क्या क्या हो रहा होगा उनके साथ में, लड़कियां गायब है, क्या क्या हो रहा होगा उनके साथ में, क्योंकि वो लिटरली फुल प्लेस वॉर चल रहा है। और यहाँ ये डमरू बजा रहे हैं आए दिन, और इनको शर्म आनी चाहिए। आए दिन वहाँ के लाइव आज, और NDTV वगैरह तो छोड़ दीजिए, लेकिन हम तो अल जजीरा और BBC और बिल्कुल दूसरे चैनल जानबूझ के देख रहे हैं, क्योंकि हमको थोड़ा दिक्कत जा रही है इन पर विश्वास रखने के लिए। भयावह है। और इस ढंग से वॉर में हमारे बच्चे पड़े हुए हैं, ये वर्तमान सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूर है। बिल्कुल। आपने मीडिया की बात की कि कितना विश्वास किया जाए, बहुत बड़ा फार्स हो रहा है, बहुत बड़ा एक क्या जिसको कॉमेडी सर्कस का जोकर होते हैं उस तरह से एंकर बात कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने पुतिन को बात की, पुतिन डर गए, पुतिन ने मोदी जी के डर से फ़ोन बंद करके रखा है, मोदी जी कहेंगे पुतिन को तो वार ख़त्म हो जाएगा, मोदी जी ही अब विनाश को रोक सकते हैं। ये तमाम जो बातें हैं, ये जो गुब्बारे को फुलाने का काम हवा भर के मीडिया कर रही है, ये देश का कितना बड़ा नुकसान कर रही है। ये अपमान है। भारत जैसे मुल्क के प्रधानमंत्री या जो भी कोई पदाधिकारी होते हैं, उनको इस ढंग से बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ये लानत है, ये लज्जा की बात है। ये सब नौटंकियाँ करने की न कभी जवाहरलाल नेहरू को ज़रूरत पड़ी, न कभी इंदिरा गांधी को पड़ी, और न कभी नरसिम्हा राव को भी पड़ी, जिनकी हम आलोचना करते रहे, न मनमोहन सिंह को, न VP सिंह को, न चंद्रशेखर को, न गुजराल को, या देवेगौड़ा को। यानी इनके पहले प्रधानमंत्री कोई हुए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं इतिहास की। लेकिन ये इतना नौटंकी बाज देश का प्रमुख पद पे बैठा हुआ आदमी, शायद एक था बावला अमेरिका का, जिसको लोगों ने भेजा है ट्रम्प उसके अपनी जगह पर। बाकी मुझे अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है विश्व के पटल पर कि इस ढंग से ऐसी हवाबाजी करने वाला, दुनिया भर के हाउडी मोदी और वेलकम ट्रम्प, वो वेलकम ट्रम्प का उसका और एक नाम था उसका कुछ तो भी,
आओ जो या जाओ जो, कुछ तो भी एक ऐसा स्लोगन था। ये इतनी सस्ती राजनीति सच में चाय वाले को शोभा देती है। स्टेशन का चाय वाला जिस ढंग से अपनी चाय बेचता है, ये अपने औकात बता दे रहे हैं। सॉरी, चाय बेचने में मुझे कुछ भी ऐसा लगता नहीं है, मैं कोई उसको छोटा मानता नहीं हूँ, लेकिन 135 करोड़ मुल्क के देश के प्रधानमंत्री को उसके भक्तगण मिलकर, और ये मोदी जी को दिखता नहीं है, इतनी सस्ती लोकप्रियता करने के लिए जो लोग लगा के रख दिए गए हैं भाड़े के, वो भी किराए के लोग हैं, हाँ, वो हायर किए हुए लोग हैं, जिसको हम हमेशा डिजिटल सैफरन आर्मी बोलते हैं। तो ऐसी आर्मी के द्वारा इस ढंग के आपने जो कही ये कहानियाँ, तो ये बच्चे भी नहीं करते हैं। खेल खेल में बच्चे भी बहुत सारा खेल खेलते हैं, लेकिन बच्चे भी इस ढंग से नहीं करते। तो ये जो देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आए दिन काम चल रहा है, यानी उनको उस पद की भी परवाह नहीं है जिस पद पे वो बैठे हुए। वो ये भूल गए हैं कि वो क्या है। आज मैं इसलिए आज आवाज़ के माध्यम से आवाज़ कर रहा हूँ कि वो इस देश की तो लाज रखे, वो प्रभु रामचंद्र की तो लाज रखे, जो विश्व के पटल पर जिनका आज आदर, इसीलिए राम राज्य शब्द आया ना, वो उनकी कोई गरिमा थी तभी तो आज हजारों सालों के बाद में भी राम राम कर रहे हैं ना। गौतम बुद्ध का देश है ना, गांधी का देश है ना, डॉक्टर आम्बेडकर का देश है ना। तो इन लोगों ने इस देश की जो ऊंचाई जो अपने कामों से, अपने खुद के इससे जीवन से जो बढ़ाया, ये कम से कम उसको बढ़ाए नहीं, लेकिन कम तो करने का पाप ना करे ना। हम आज इस बहाने प्रार्थना करेंगे कि इस देश के हजारों साल के इतिहास में आप कोई ऐसे पहले ही राजनेता नहीं हो। इसके पहले हुए चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अभी तक के, आपके पहले तक के, जिनकी हमने आलोचना की है नई आर्थिक नीतियों के बारे में, कुछ और चीज़ों के बारे में, आपातकाल के बारे में, लेकिन अब आपके परिप्रेक्ष्य में हमको सभी लोग अच्छे लगने लगे। जब हम तुलना करने के लिए देखते हैं हर किसी स्तर पर का, तो उसमें उन सबका ट्रैक रिकॉर्ड, भले किसी का 6 महीने का रहा होगा, किसी का 9 महीने का रहा होगा, किसी का 6 साल का रहा होगा, लेकिन अब भारत के 1952 से लेके अभी तक के बने हुए प्रधानमंत्रियों में ऐसे मतलब नौटंकीबाज प्रधानमंत्री क्यों करनी पड़ रही भाई नौटंकी? हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर अब आते हैं। हम यूपी पर लौट आते हैं यूक्रेन से। यूपी पे हमने जो धरातल पर देखा, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे पास है, लोग तंग आ चुके हैं, वहाँ की समस्याओं से तंग आ चुके हैं। वो अब राम की तरफ नहीं जाना चाहते, वो अल्लाह की तरफ नहीं जाना चाहते, वो भगवान की तरफ नहीं जाना चाहते। वे कहते हैं कि भाई सांड हमारा नुकसान कर रहा है, उस पर कौन बात करेगा, हमें नौकरियाँ नहीं है, उस पर कौन बात करेगा, लड़कियाँ यूपी में सुरक्षित नहीं है, उस पर कौन बात करेगा, गंगा साफ करने का मुद्दा था, अभी तक हो नहीं पाई है, उसके नाम पर सिर्फ नौटंकी हुई। ये तमाम मुद्दे हैं। बीएचयू में आश्चर्य की बात है कि जो प्रोफेसर है वो गोबर के उपले कैसे बनाए। ये विश्वविद्यालय में इस तरह का एजुकेशन, और लोग इससे तंग आ गए हैं। ये जो लोग तंग आ गए हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा यूपी में? इसका रिजल्ट इनको घर भेजने का होगा। अच्छा, गिरे हुए कपड़े पहन के कुर्सियों पे बैठकर आप लोगों को ज़्यादा समय तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक तो गिरा हुआ कपड़ा पहने रहता है 12 महीना 24 घंटा, और दूसरा कपड़े बदलते रहता है 12 महीना 24 घंटा। अब तो वो डिज़ाइनर्स वाले कपड़े पहनने लगे हैं। कभी हमारे जैसे ऐसे कुर्ते फिरते रहते थे, लेकिन अब हमने सुना है उनके पास आसपास जाने आने वाले लोगों को, अब तो बोले वो डिज़ाइनिंग वाला मामला है। इस मुल्क के अधनंगे लोग हैं, इस मुल्क के आधा पेट भूखे भूखे पेट से सोने वाले लोग हैं। ऐसे मुल्क में इस ढंग के राजनेताओं से लोग 1 दिन 2 दिन भटक सकते, बार बार नहीं। इसलिए ये जो है, किसी ने अपने भगवे कपड़े बना लिए, किसी ने अपने और कुछ कर लिए, और गंगा का पूजा कर लिया, माँ गंगा ने पुकारा बोल दिया। लेकिन गंगा क्या है? राम तेरे गंगा मैली वाली बात है। राम का भी उपयोग कर ले, गंगा का भी कर ले, दोनों का बिल्कुल वो अप्रोप्रिएट जुमला है, राम तेरी गंगा मैली। इस ऑपरेशन का नाम भी उन्होंने गंगा ऑपरेशन गंगा रखा। वो हर बात को वो कैश करना चाहते। वो असल में 135 करोड़ आबादी को मूर्ख समझ के उनके साथ व्यवहार करते हैं। ये सबसे दुख की बात है, अपमान कर रहे।
गंगा का भी अपमान कर रहे, राम का भी अपमान कर रहे और इस देश की जनता का भी अपमान कर रहे। और ऐसा कर कर के वो गंगा, अब इसमें गंगा का क्या संबंध है? यूक्रेन से 10-20 हज़ार बच्चों को लाने में भी गंगा, किसी की और चीज़ में राम, किसी की और चीज़ में कुछ। तो ये जो सस्ती, बहुत ही घटिया सस्ती गली का एक छोटा जो गांव पंचायत का जो होता है, वो भी सरपंच या उसका सदस्य, ग्राम सेवक, उसके लेवल से भी नीचे वाली बातें हो गई है प्रथम सेवक की। वो अगर ग्राम सेवक है तो ये प्रथम सेवक बोल रहे हैं ना अपने आप को, ये खुद भी अपने आप को प्रथम सेवक बोल चुके हैं। तो इस ढंग से प्रथम सेवक को देख के हमारे देश की जनता अब शायद ऊब गई है और इससे मुक्ति चाहती है। और उत्तर प्रदेश जिसको आप कवर करके आ रहे हैं, हम घर में बैठकर रोज़ अलीगढ़ से लेके हम हर जगह बात करके हमको जो फीडबैक मिल रहा है, आ रहे हैं मैसेजेस, इन सब चीज़ों से हमारा अपना ज़मीर कहता, अगर इन्होंने कोई माल प्रैक्टिस नहीं की जो इन्होंने थोड़ी बहुत मतदाता यादी में और दुनिया भर के मतदान के समय में की है, पोस्टल वोटिंग में इस बार भी गड़बड़ी हो सकती है जो पिछले बार हुई थी, वो भी एक। लेकिन अगर वो सब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं तो इनको इनकी जगह पता चलने वाली है, ये मेरा अपना आकलन कहता है। बिल्कुल। तो जैसे कि खैरनार साहब कह रहे हैं EVM, अगर इसमें धांधली नहीं हुई, EVM का मतलब एवरी वोट फॉर मोदी, इसमें धांधली नहीं हुई और जो प्रैक्टिस रही है इनकी चुनाव जीतने की, अगर ये ईमानदारी से लड़े तो इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। सिर्फ यूपी में नहीं तो जितने भी राज्यों में इस बार इलेक्शंस है, हम उन पर नज़र रखे हुए हैं, हमारी बातचीत चल रही है, रोज के रिपोर्ट्स हम ले रहे हैं। इससे स्पष्ट नज़र होता है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। खैरनार साहब, आपने बहुत वक्त निकाला, अब आप आज आपको पश्चिम बंगाल भी जाना है, उसका भी आपको काम करना है, ऐसे व्यस्तता में भी आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।